अंग्रेजी के अंदर दो किस्म की वोकैबुलरी है, एक एकेडमिक और दूसरी प्रैक्टिकल या आम यूजेज की वोकैबुलरी। आम स्टूडेंट्स आम यूजेज की वोकैबुलरी को पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनको हेल्प आउट करेगी एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर। फिर जब एंटोनियम सिनोनियम्स और इस तरह के दूसरे अंग्रेजी मामलात का पेपर उनके सामने आता है तो उनको समझ आती है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। एक्चुअली वही असल सिलेबस है। आप सारी जो भी आपकी लर्निंग्स होती हैं वो आप सोशल इंग्लिश सीखते रहते हो, जो कि प्रैक्टिकल यूजेज की होती है। इस एकेडमिक अंग्रेजी को आप नहीं सीखते। तो क्या होता है कि जब भी पेपर आपके हाथ में आता है तो आप कहते हो है कि बढ़िया। बढ़िया कुछ इस तरह है कि आपको GRE वोकैबुलरी आनी चाहिए फॉर द एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग, फॉर द एकेडमिक राइटिंग्स। ठीक है, ये नहीं सीखोगे तो इसका मतलब है ये वाला पोर्शन आपका कमज़ोर है। ये एसए में, प्रेसी में और हर एक दूसरे पेपर की अटेम्प्टिंग में आपको पता है, जो भी आप CSS और PMS के पेपर देते हो या FPSC NTS या कुछ भी सिंगल पेपर देते हो तो आपको एकेडमिक वर्ड्स यूज़ करना होते हैं। खैर, हम मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। हम शुरू करने वाले हैं GRE वोकैबुलरी, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन वोकैबुलरी, जो कि आपकी सिनोनिम, एंटोनियम और इंग्लिश वोकैबुलरी के लिए बेइंतहा अहम है। अब तक पाकिस्तान ने किसी ने भी नहीं किया ये काम। हम करने वाले हैं अलकरम स्कूल ऑफ थॉट के जो प्लेटफॉर्म है, इस पे हम GRE वोकैबुलरी करने वाले हैं। दोस्तों साथ जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपका बहुत फायदा होगा। आपने क्या करना ये है कि मैं आपको ना एक डोज बना के दिया करूंगा। डेली 20 अल्फाज करेंगे डेली। आपने डेली उसको एक पैटर्न सेट करके उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने की कोशिश करनी है। फिर अगले 20 पे, अगले 20 पे। ये बहुत लंबी, बहुत ज़्यादा वीडियोस होने वाली हैं, बट वी हैव नो चॉइस एक्सेप्ट टू डू इट इन अ बेटर वे। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारी सीरीज का सबसे पहला लफ्ज जो मैंने लिखा है वो मुझे नहीं आया था। ये है इंकलिंग। इंकलिंग अंग्रेजी का एक नाउन है। अब नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स क्या होते हैं इसके लिए हम सेपरेट ग्रामर बेस पूरी वीडियो बनाएंगे। हम जितने भी तगड़ी ग्रामरें हैं, जिसको रेन एंड मार्टिन कहते हैं, जिसको हाई स्कूल ग्रामर कहते हैं, हम सबकी सब में से एक डाइजेस्ट निकाल के ग्रामर भी करेंगे इंशाल्लाह। फ्री ऑफ कॉस्ट। वेलकम स्कूल ऑफ थॉट को सब्सक्राइब करने वाला हर एक बंदा बहुत फायदा उठाने वाला है। इंकलिंग एक लफ्ज है दोस्तों। इसका मतलब होता है कि किसी को कोई इशारा दे देना, किसी को कोई सरगोशी हो देना, उसको कोई किनाया दे देना, मतलब कुछ रेफरेंस जैसा मिल जाना उसको। इंकलिंग, INKLING, इंकलिंग लफ्ज है। इसका मतलब है कि कोई किसी को कोई इशारा मिल जाना या दे देना, मतलब कोई इस तरह से कोई नुक्ता मिल जाना, डॉट मिल जाना, जिससे आगे रहनुमाई हो सके। हम इसको समझने के लिए इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। इंकलिंग का सेंटेंस है आई डिडंट हैव स्लाइटेस्ट इंकलिंग, मुझे नहीं था जरा भी इशारा, अंदाजा ही नहीं था दैट शी वॉज अ स्पाई। मुझे अंदाजा भी नहीं था, मुझे इशारा भी नहीं मिला कि यार वो तो एक जासूस है। इंकलिंग, कुछ इशारा मिलना, कुछ अंदाजा हो जाना किसी बात को लेके, इंकलिंग। दूसरा लफ्ज है हमारा इनोकुअस। इनोकुअस, INNOCUOUS, इनोकुअस, इसको पढ़ेंगे हम। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बेनुकसान, बेज़रर, इसका कोई ना फायदा ज्यादा हो ना बहुत ज्यादा उसका नुकसान हो। इनोकुअस, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको ये सेंटेंस देखना चाहिए। आई मेड एन इनोकुअस रिमार्क टू नॉट टू हर्ट हर, जो जिससे वो हर्ट ना हो। ठीक है, मैंने एक ऐसा रिमार्क दिया जिससे वो उसको तकलीफ ना हो, लेकिन मैंने सच भी साथ में बोल दिया, कोशिश किया कि बेनुकसान सा एक रिमार्क दे दिया, ठीक है, जिससे उसको कोई तकलीफ ना हो। द न्यूज़पेपर पब्लिश हिज स्टोरी रिप्रेजेंटिंग हिज कैरेक्टर एज अ इनोकुअस, कि भाई उसका किरदार बस ऐसा ही है, बस ठीक है भाई कि उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, बेनुकसान, बेजरर, जिससे कोई, बेशक वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो लेकिन उससे कोई किसी का नुकसान भी ना हो रहा, इनोकुअस उसको कहते हैं। अगला हमारा लफ्ज है इन्यूएंडो। INNUENDO,
UENDO, इन्यूएंडो कहते हैं या इन्यूएंडो कहते हैं, ठीक है। तानमेज इशारे को कहते हैं, मतलब जो बीबियां नहीं होती पुरानी के पति ससें, वो ना इन्यूएंडो कर देती हैं समटाइम। क्या कहती हैं, सनावती नू कमाती नू तो सनावा नौ, वो क्या कर रही होती हैं, वो इन्यूएंडो कर रही होती हैं। वो मतलब इनडायरेक्टली ना वो इस तरह इशारतन तंज कर रही होती हैं। तो इसका सेंटेंस देखें, द प्रेसिडेंट वॉज ब्राउड डाउन बाय इन्यूएंडो एंड गॉसिप्स। जो सदर था ना, उसको उसके बारे में बुरी बुरी बातें बोल के लोगों ने उसको गिरा दिया, उसको नीचे ले आए, या उसका नुकसान कर दिया, या उसको ओहदे से बरतरफ कर दिया। इन्यूएंडो तान अमेज इशारा, मतलब उसकी जो मदर इन लॉ है ना, उसकी जो कपत्ती सी सास है, वो उसको इन्यूएंडो करती रहती है, ठीक है। ड्यू टू द इन्यूएंडो ऑफ हर मदर इन लॉ शी वॉज वेरी अपसेट, ठीक है। तो इस तरह से भी इसको लिया जा सकता है इस नाउन को, एंड दिस इज ऑल्सो अ नाउन। हम नाउन पे, एडजेक्टिव पे, वर्ब पे, सब पे वन बाय वन बात करेंगे। इन्योर, INURE, इन्योर अगला लफ्ज है। जब कोई बंदा किसी चीज को लेके आदी हो जाता है ना, तो उसको दोस्तों कहते हैं इन्योर। इन्योर मतलब क्या होता है कि हम इसका सेंटेंस देखेंगे समझ आ जाएगी। नर्सेस बिकम इन्योर टू द इंजरीज, टू द पेन्स। नर्सेस को क्या हो जाता है कि वो यूज टू हो जाती हैं, इन्योर हो जाती हैं तकलीफों की वजह से। क्या होता है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हम एक बंदे को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट की वजह से, जिसका काफ़ी बुरा हाल हुआ पड़ा है, तो हम उसको बहुत दिल पे लेते हैं, हम ये बहुत दिल ख़राब हो रहा था। बट नर्सेस टेक इट वेरी लाइट एंड वेरी यूजुअल बिकॉज दे आर इन्योर विद द थिंग, विद द पेन, विद द इंजरीज। क्या है, नर्सेस इन्योर हो जाती हैं, इन्योर हो जाती हैं नर्सेस। अगला हमारा लफ्ज है मोमेंटम। मोमेंटम कहते हैं जोरे हरकत को, मिकदारे हरकत को कहते हैं मोमेंटम। हरकत की मिकदार को कहते हैं ना फलाने बंदे का मोमेंटम बहुत सेट होया पे है, मतलब उसकी जो पेस है वो बहुत अच्छी जा रही है, उसको कहते हैं मोमेंटम। बहुत सा एक आम सा लफ्ज है, ये तो डेली कन्वर्सेशन में इस्तेमाल भी होता है। द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी, जमहूरियत की जो कोशिश है, इज गेटिंग मोमेंटम। उसमें थोड़ा मोमेंटम आ रहा है, उसमें थोड़ा फ्लो आ रहा है, उसमें जरा तेजी आ रही है। मोमेंटम एक आम सा लफ्ज है, आमतौर पर इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीमैक्स या प्लीमैक्स कहते हैं। पॉलीमैक्स इज अ, आमतौर पे इसकी प्रोनाउंसिएशन है अंग्रेजी जो यूएस से एक्सेंट है उसमें। पॉलीमैक्स कहते हैं जो बंदा बहस के आर्ट को जानता हो। आप इसको औरतों के साथ एट्रीब्यूट वंस अगेन कर सकते हैं। जो तकरार के आर्ट को जानता हो, जो मनाजरा करना जानता हो, जो हुज्जत और दलीलें वगैरह देने के आर्ट समझता हो। मतलब ये कोई प्रैक्टिकल यूजेज की बात नहीं है, मतलब जो आमतौर पे जो ना थोड़ा खत्ती टाइप हो, ठीक है, और इस आर्ट को थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से समझता हो, उसको हम कहते हैं पॉलीमिक्स। ही इज एडेप्ट इन पॉलीमिक्स। वो बहस करने में बहुत महारत रखता है। अडेप्ट लफ्ज का मतलब होता है माहिर होना, ठीक है। ही इज अडेप्ट इन पॉलीमिक्स। वो बहुत माहिर है, वो बहुत अच्छा है किसमें, बात करने में, हुज्जत करने में, बहस करने में, तकरार करने में, मनाजरा करने में। सो पॉलीमिक्स क्या है, मतलब जो आपकी बीवी है ना, वो शी कैन बी अ पॉलीमिक्स, शी कैन बी वेरी गुड इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगला हमारा लफ्ज है परव्यू। ये भी एक नाउन है। परव्यू कहते हैं वसअते नजर को, हद्दे नजर को। कहते हैं ना यार, वो जो परव्यू था ना, वो जो मेरी वसअत थी, वो जो मेरे देखने की इस्तात थी, जहां तक मैं देख सकता था, बहुत शानदार था। अब यहां पे इसको हम दूसरी सेंस में भी ले सकते हैं, मतलब एब्स्ट्रक्शंस में। ये तो एक्चुअल है ना, हम एब्स्ट्रक्शंस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। These facts fall outside the purview of my inquiry। जो मेरी वसअत नज़र है ना, जो मेरा ख्याल है ना, जो मेरी
इंक्वायरी है ना, उसके मुताबिक, उसके परव्यू के, उसकी वुसअते नज़र के मुताबिक ये जो फैक्ट्स हैं ना, ये थोड़े बाहर आ रहे हैं। वुसअते नज़र में भी मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं ही देख रहा हूँ ये इस तरह से ना, ठीक है। तो जो ये मेरी वुसअते नज़र से बाहर फॉल कर रहे हैं, ये फैक्ट्स जो मैंने इंक्वायरी निकाली हुई है। परव्यू, वुसअते नज़र, हद्दे नज़र, ठीक है। अगला हमारा लफ्ज़ है, काफ़ी अहम है, रिकेंट। RECANT, रिकेंट। रिकेंट कहते हैं वापस आ जाना, तौबा कर लेना, अकायद को गिव अप कर देना, ख़त्म कर देना, एंड कर देना, और सही रास्ते पे वापस आ जाना, जहाँ से आप गए हों वहाँ पे वापस आ जाना। रिकेंट, आमतौर पे ना जो लोग मुसलमान हो जाते हैं ना वापस, उसको कहते हैं ही हैज़ रिकेंटेड, वो वापस आ गया है, उसने अपने अकायद को वापस तस्लीम कर लिया है, वो अपने अकायद पे मुड़ आया है। ही रिकेंटेड हिज फेथ एंड बिकेम मुस्लिम, उसने अपने अकीदे पे वापस रुजू कर लिया है और वो मुसलमान हो गया है। रिकेंट, वापस मुड़ाना, वापस उस बात को दोबारा से तस्लीम कर लेना। अगला इंपॉर्टेंट लफ्ज भी इंपॉर्टेंट है, रेप्रीहेंसिबल। रेप्रीहेंसिबल एक एडजेक्टिव है। रेप्रीहेंसिबल कहते हैं काबिल इल्ज़ाम को, काबिल मलामत को। फलाना बंदा तो यार रेप्रीहेंसिबल है, वो जो आपका दोस्त है ना, ही इज़ रेप्रीहेंसिबल, यार वो कुछ ना काबिल इल्ज़ाम बंदा है, क्योंकि उसने पिछले मसले में आपको कुछ ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया था। रेप्रीहेंसिबल कहते हैं ऐसे बंदे को जिस पे इल्ज़ाम लगाया जा सके या जो काबिल इल्ज़ाम हो। मतलब सेंटेंस से समझ लेते हैं, हिज कंडक्ट वॉज रिप्रीहेंसिबल, उसका जो रवैया था ना वो काबिल मलामत था, मतलब वो कोई इतना अच्छा नहीं था, उस पे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि यार ही इज़ नॉट, हिज कंडक्ट वाज नॉट गुड, उस पे मलामत करनी चाहिए, ठीक है। रिप्रीहेंसिबल, जिस पे मलामत की जा सके, जिसको बुरा कहा जा सके, जो कि वर्थ कंसीडरिंग बैड हो। अगला हमारा लफ्ज है स्क्यूरिलुअस। SCURRILOUS, स्क्यूरिलुअस। स्क्यूरिलुअस एडजेक्टिव है ये भी। स्क्यूरिलुअस कहते हैं तौहीन अमेज़ को, घटिया को, कमीने को कहते हैं स्क्यूरिलुअस या स्क्यूरिलुअस कहते हैं उसको, एक साथ मिला के पढ़ते हैं। तौहीन अमेज़ को, घटिया को, कमीने को, जो मतलब बहुत अच्छा ना हो, उसको कहते हैं। He has been target of some scurrilous attacks in the newspaper. वो जो बंदा है ना, उसको टारगेट किया जाता रहा है और उस पर कुछ तौहीन में, स्क्यूरिलुअस, कुछ घटिया, कुछ कमीने, कुछ बुरे, स्क्यूरिलुअस, SCURRILOUS, उस पर कुछ स्क्यूरिलुअस अटैक्स किए जाते रहे हैं इनटू द न्यूज़पेपर। हमारा अगला लफ्ज है मोर्डेंट। मोर्डेंट कहते हैं, ये एक एडजेक्टिव है, ये किसी भी चीज़ के मुहर्रक को या जो चीज़ दिल सोज हो, जो दिल को लगने वाली हो या चुभते हुए को कहते हैं मोर्डेंट। इसको अंग्रेजी में कहेंगे, मतलब जो चीज़ क्रिटिकल हो, जो लफ्ज़ क्रिटिकल हो और अनकाइंड सा हो, लेकिन स्टिल वो फनी सा लगता हो, दिल को चुभता हुआ, दिल को ज़रा अच्छा सा लगता हो। इसका सेंटेंस बनेगा, हिज मोर्डेंट विट, उसकी दिल को चुभने वाली विट, अक्ल, शऊर, फहमो, फरासत, अपील्ड, उसने अपील किया टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को, उसकी जो बात थी, उसकी जो विट थी, उसका जो शऊर था, वो उस स्टूडेंट्स को अच्छा लगा, ऑल्दो कि उसमें कुछ उसने तनकीद भी की। इसका मतलब ये है कि उसका जो दिल सोज किरदार था ना, मुहर्रक था, चुभता हुआ किरदार था, जो अनकाइंड लेकिन फ़नी किरदार था, उसकी वजह से स्टूडेंट्स को वो बंदा अपील किया। ओब्विएट अगला लफ्ज़ है हमारा। ओब्विएट का मतलब होता है बचाना, किसी भी चीज़ को, रास्ता साफ करना, गैर ज़रूरी चीज़ को बाज रखना, ठीक है, गैर ज़रूरी चीज़ को दूर रखना। इसका सेंटेंस देखें, द यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड obviates the need to carry a lot of money.
जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल है वो ऑब्विएट करता है, वो बाज रखता है, वो बचाता है, वो गैर ज़रूरी चीज़ को दूर रखता है। मतलब उससे ज़रूरत नहीं पड़ती कि इंसान बहुत सा पैसा साथ लेके चले। मतलब अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है तो आपको बहुत सा पैसा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्विएट का यहाँ पे ये मतलब है, मतलब ऑब्विएट करता है क्रेडिट कार्ड, ऑब्विएट करता है इस चीज़ से कि आप गैर ज़रूरी पैसा अपनी जेब में लेके फिरें, आपको सिर्फ एक कार्ड रख के चलना पड़ता है। ओडीएस, अगला लफ्ज है ओडीएस, ODIOUS। ओडीएस का मतलब होता है कोई चीज़ जो मकरू हो, नागवार सी हो, नफरत अंगेज, निजासत वाली चीज़, जो बुरी चीज़, जो दिल को ज़्यादा अच्छी ना लग रही हो, उसको कहते हैं ओडीएस। तो इसका सेंटेंस बनेगा व्हाट एन ओडियस क्राइम, क्या ही कोई भद्दा सा जुर्म है, क्या ही कोई नागवार सा, नफरत वाला, मकरू सा जुर्म है। अगला हमारा लफ्ज है ओडियम। ओडियम, ओडियम कहते हैं आम नाराज़ी को, मतलब जो बहुत से लोगों की नाराज़ी होगी ना, उसको हम कहेंगे ओडियम। लानत व मलामत की बौछार को कहेंगे हम लोग ओडियम। देखें जरा इसका सेंटेंस, ही हैज़ बीन एक्सपोज टू पब्लिक ओडियम, उसने कोई ऐसी हरकत बुरी की जिसकी वजह से वो लोगों के ओडियम, लोगों की लानत व मलामत की का जो है ना वो एक्सपोज हो गया उस पर, उसको आम लोगों से आम नाराज़ी हुई उस पर। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग अगर आपसे नाखुश हैं, नाराज़ हैं, तो वो आपको बुरा भला कह रहे हैं, यू आर इन द स्टेट ऑफ ओडियम। परेड, परेड जो परेड नहीं होती, जो परेड हमारी आर्मी वगैरह करती है, वो ये लफ्ज़ है। नुमाइशी अंदाज में पेश करना, फौजी मुजाहरा वगैरह। ठीक है, इसका सेंटेंस देख लें, ही इज ऑलवेज परेडिंग हिज नॉलेज, वो हमेशा नुमाइश करता है अपने नॉलेज की। उससे अगला लफ्ज़ है प्रोलिफिक, काफ़ी अहम लफ्ज़ है ये, आम तौर पे हमारी राइटिंग्स में इस्तेमाल होता है, आम तौर पे इस बारे में पूछ भी लिया जाता है। प्रोलिफिक कहते हैं जरखेज़ बंदे को। आम लोग बहुत प्रोलिफिक होते हैं, ठीक है, मतलब वो बहुत अच्छा, वो बहुत बामानी बात करते हैं। तो इसके लफ्ज़ी माना निकले देखेंगे, ज़रखेज़, मानी खेज़, बाकसरत पैदा करने वाला। तो इसका जुमला देख लेंगे, ही वॉज मोस्ट प्रोलिफिक सॉन्ग राइटर ऑफ माई एरिया। जो बच्चा है, कोई भी फलां बच्चा है, वो बहुत प्रोलिफिक राइटर है, वो बहुत प्रोलिफिक जो है ना क्रिएटर है, बड़ा जरखेज सा क्रिएटर है। उससे अगला हमारा लफ्ज़ है रिसेस। आमतौर पे स्कूलों के अंदर कहते हैं ना रिसेस का टाइम हो गया है, छुट्टी, जो आर्जी गोशिया की छुट्टी होती है ना, थोड़ी सी जो छुट्टी होती है ना, मतलब दो क्लासों के दरमियान एक क्लास हुई, थोड़ा सा आपको छुट्टी मिली, उसके बाद अगली क्लास होनी है, ये जो छोटी सी ब्रेक होती है उसको रिसेस कहते हैं, गोशे को रिसेस कहते हैं। कोई हिस्सा जो रोशनी से दूर हो, दूर तरीन हो, और इस वजह से वो हिस्से को सही से देखा ना जा सकता हो, उसको कहते हैं रिसेस। इसका सेंटेंस देखिए, द डाउट वॉज स्टिल देयर इन द डीप रिसेस ऑफ हर माइंड, उसके दिमाग के गोशे के अंदर एक डाउट था, एक शक था। अगला हमारा लफ्ज है स्किज़ोइड। स्किज़ोइड का ये जो लफ्ज होता है ना, स्किज़ोफ्रेनिया, फ्रेमिया, ये उसी से निकला है। ये एक ना साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, मतलब शख्सियत बेरब्त हो जाती है, आपके अल्फाज में, आपके अमाल में, आपके करने में, धरने में, किसी भी चीज़ में रबत नहीं रहता। तो इंसान, इट्स अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बेरबत शख्सियत, बहुत लंबा सा ये तवील मुद्दत ये आर्जा होता है। तो इसका सेंटेंस है, हिज जनरल बिहेवियर हैज़ स्किज़ोइड टेंडेंसीज, उसका जो बिहेवियर है ना, वो ऐसा लगता है जैसे उसमें वो जो बेरबत सा है, उसमें जो टेंडेंसीज है, रुझान है ना, वो बेरबत से हैं। स्कर्ज, SCOURGE, स्कर्ज कहते हैं चाबक मारना, कोड़ा मारना, छांटा मारना, जिससे कोई चीज़ भड़के। देखो, हम जब घोड़े को चाबक मारते हैं ना, तो वो एक मुहर्रक बनता है, तो उसको स्कर्ज कहते हैं। मतलब वो जो चाबक मारते हैं उसके रिएक्शन में घोड़ा तेज दौड़ता है, दैट इज स्कर्ज। ठीक है, इन्फ्लेशन वॉज अ स्कर्ज ऑफ 19th सेंचुरी, जो महंगाई थी वो
स्कर्ज साबित हुई 19th सेंचुरी के अंदर। सीमी, SEAMY, सीमी नाखुशगवार, अदना, कमीने, गैर अखलाकी को कहते हैं, जो ज़्यादा अच्छा ना हो, जो ज़्यादा दिल को अच्छा ना लग रहा हो। इसका सेंटेंस है, शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द सीमी साइड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। वो बेचारी इतनी मासूम थी कि फिल्म इंडस्ट्री की वो जो सीमी साइड थी, वो नाखुशगवार, अदना, कमीना और जो गैर अखलाक सीमी साइड थी और फिल्म इंडस्ट्री, उससे वो अनअवेयर थी।